योगदास सत्संग विद्यालय के नवनिर्मित परिसर और सभागार का केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया लोकार्पण। कहा, संपूर्ण शिक्षा की दिशा में विद्यालय द्वारा किया जा रहा है अनुकरणीय कार्य। जून महीने में जीएसटी संग्रह 12% बढ़कर 1.61 लाख करोड़ से अधिक पहुंचा। 2017 में लागू होने के बाद चौथी बार रिकॉर्ड संग्रह। नक्सलियों के खिलाफ गुमला पुलिस को बड़ी सफलता। रायटी में बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में जुटे पीएलएफआई के 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। और राज्य में 4 दिन बाद मानसून पड़ा थोड़ा कमजोर। अगले 36 घंटे तक एक बार फिर उमस भरी गर्मी करेगी परेशान। उसके बाद बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने मध्य प्रदेश के दौरे के क्रम में शहडोल के पकरिया गांव का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आदिवासी समुदाय के नेताओं, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और ग्रामीण फुटबॉल क्लबों के कप्तानों से बातचीत की। अब तो राष्ट्रपति आदिवासी है। मैं किराना का दुकान चला रही हूँ, सब्जी उत्पादन कर रही हूँ, कृषि कार्य कर रही हूँ और समूह से ही ट्रैक्टर खरीदी और ट्रैक्टर खरीद कर कृषि कार्य कर रही हूँ। और मैं समूह की दीदियों की वजह से जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी चुनी गई हूँ। और मुझे तो इतने सारे काम कैसे करोगी आप? समिति की जिला की अध्यक्ष, फिर जिला परिषद की उपाध्यक्ष, फिर आपकी समिति की सचिव। मैं तो इतना काम नहीं कर सकता। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जनजातीय समूह के सदस्यों के साथ भोजन भी किया। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने धुरवा स्थित योगदास सत्संग विद्यालय के नए भवन और महाविद्यालय के सभागार का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि व्यक्ति निर्माण की दिशा में योगदास सत्संग विद्यालय द्वारा संपूर्ण शिक्षा की दिशा में अनुकरणीय कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बच्चों के व्यक्तिगत निर्माण के संपूर्ण आयामों को छूती है। इस मौके पर योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के सन्यासी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शिक्षकों का दायित्व है कि वे बच्चों को देश की संस्कृति के बारे में बताएं। परंतु जिस शिक्षा पद्धति की कल्पना करते थे, जो मिशेल स्वामी जी ने कहा, सबसे बड़ी बात है शिक्षा की जो बड़ी विसंगति हमारे देश में रही है वो एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने योग और पर्यावरण संरक्षण पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इन दोनों कार्यों में योगदास सत्संग सोसाइटी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस बार तो 21 जून को दुनिया के 180 देशों में एक साथ आकर के यूनाइटेड नेशन में योगाभ्यास किया। और आप लोगों को लगने लगा है कि योगाभ्यास करना आसान नहीं है। योगाभ्यास अपने मन को नियंत्रित करते हुए अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीने की और इसमें जो एंशिएंट विजडम है
इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में सोसाइटी के सचिव स्वामी ईश्वरानंद ने बताया कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति NIC के सहयोग से विद्यालय भवन और महाविद्यालय सभागार का निर्माण कराया गया है। उन्होंने कहा कि विद्यालय और महाविद्यालय में जरूरतमंद बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है। इसके पीछे परमहंस योगानंद जी की जो शिक्षा नीतियां हैं वे शामिल हैं। परमहंस योगानंद जी की ये कल्पना थी, ये सपना था कि एक ऐसा स्कूल बने जो पुराने गुरुकुल के जो शिक्षा प्रणाली है उसके जो सिद्धांत हैं वो भी उसमें रहें और साथ में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली के जो साधन हैं जैसे स्मार्ट क्लासेस हैं, लाइब्रेरी है, लैबोरेटरीज हैं, वो भी मिलें। केंद्र सरकार से प्राप्त 8 करोड़ की वित्तीय सहायता से प्राप्त इन भवनों में बच्चों के लिए कंप्यूटर और विज्ञान के प्रयोगशाला, पुस्तकालय, NCC और NSS के लिए भवन और शौचालय का निर्माण कराया गया है। विद्यालय के बच्चों के लिए 24 कक्षाओं के निर्माण कराए गए हैं। इस वर्ष जून महीने में वस्तु और सेवा कर GST 1,61,497 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। यह राशि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12% अधिक है। संग्रह के आंकड़ों पर गौर करें तो GST के तहत पंजीकृत करदाताओं की संख्या 1 अप्रैल 2018 तक 1.0 करोड़ थी, या बढ़कर 1 अप्रैल 2023 तक 1.36 करोड़ हो गई है। GST कानून लागू होने के शुरुआती दौर में औसत मासिक राजस्व संग्रह 85 से 95 हजार करोड़ रुपए हुआ करता था। अब 1.5 लाख करोड़ रुपए का मासिक राजस्व संग्रह एक तरह से सामान्य हो चुका है। अप्रैल 2023 में GST संग्रह 1.87 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। बीते 16 महीनों से लगातार कलेक्शन 1.40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो रहा है। जून 2023 में रिकॉर्ड GST कलेक्शन हुआ है। जून 2023 में कुल 1,61,497 करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ है। इसमें बीते साल जून के मुकाबले 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। देश में GST लागू होने के बाद चौथी बार है जब GST कलेक्शन 1.60 लाख करोड़ रुपए के पार गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में चल रही C20 सेवा कार्यकारी समूह की 2 दिवसीय बैठक का आज अंतिम दिन है। इससे पहले कल सेवा कार्यकारी समूह की बैठक हुई, जिसमें विकास भारती के सचिव पद्मश्री अशोक भगत भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सेवा और सेवा के क्षेत्र में CSR की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रमुख अमेरिकी पत्रिका फॉरेन पॉलिसी ने अपने लेख में पश्चिम एशिया में भारत के अहम शक्ति के रूप में उभरने पर प्रकाश डाला है। इस भू राजनीतिक क्षेत्र के घटनाक्रम में भारत की अहम रोल के रूप में देखा जा रहा है। लेख में इसराइल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE सहित क्षेत्र के प्रमुख देशों के साथ नई दिल्ली के गहरे और बढ़ते संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें कहा गया है कि ये देश बदलती अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत के उभार का लाभ उठाने के इच्छुक नजर आ रहे हैं। लेख में कहा गया है कि क्षेत्र में भारत की शक्ति को गंभीरता से लेने का समय आ गया है। लेखक स्टीवन ए कुक ने अपने लेख में लिखा है कि यदि अमेरिका के पश्चिम एशियाई साझेदार वॉशिंगटन के विकल्प की तलाश में हैं, तो बेहतर होगा कि नई दिल्ली इन विकल्पों में से एक हो। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब इस क्षेत्र में निर्विवाद रूप से सबसे शक्तिशाली नहीं रह सकता, लेकिन भारत के पश्चिम एशिया में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की सूरत में न तो रूस और न ही चीन वो भूमिका निभा सकते हैं। लेखक ने लगभग 1 दशक पहले की अपनी भारत यात्रा को याद करते हुए जिक्र किया कि उस समय उनके मन में ये बात आई थी कि भारतीय पश्चिम एशिया में बड़ी भूमिका निभाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब उनकी यात्रा के 10 साल बीत जाने के बाद चीजें बदल चुकी हैं। लेख में भारत और इन दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों पर खासतौर से ध्यान केंद्रित किया गया है। तो वहीं इसराइल के साथ भारत के संबंधों को लेकर लेख में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र में सबसे बेहतर संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। लेख के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2017 में इसराइल की यात्रा करने और उनके समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा 1 साल बाद भारत की यात्रा किए जाने के बाद ये संबंध विशेष रूप से उच्च तकनीक और रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकसित हुए हैं। कुक ने लिखा कि पहले भारतीय उद्योगपतियों के इसराइल में निवेश से परहेज के मामले में अब बदलाव आया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में मिस्र यात्रा का उल्लेख करते हुए लेख में कहा गया है कि यह दौरा दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों को दर्शाता है, क्योंकि इससे पहले मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने लगभग 6 महीने पहले भारत की यात्रा की थी और वो भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। लेख में कहा गया है कि चीन की तरह ही भारत भी यूरोप और अफ्रीका में अपना माल भेजने के लिए मिस्र को प्रमुख द्वार के रूप में देखते हैं। लेखक ने लिखा है कि अमेरिकी नीति निर्माताओं और विश्लेषकों के लिए इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को चीन के साथ महान शक्ति प्रतिस्पर्धा के चश्मे से देखना रोचक है। लेख में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में बीजिंग का एक अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी होना मददगार रहेगा, क्योंकि बाइडेन प्रशासन इस क्षेत्र में चीन को नियंत्रित करने के प्रयास पर जोर दे रहा है। झारखंड उच्च न्यायालय के आंचलिक न्यायाधीश राजेश शंकर ने कल गिरिडीह व्यवहार न्यायालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने न्यायालय परिसर में कई फलदार पौधे लगाए। मौके पर उन्होंने न्यायिक कार्यों में तेजी से निष्पादन करने का सुझाव दिया। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा, जिला जज प्रथम गोपाल पांडे, जिला जज अष्टम यशवंत प्रकाश समेत कई न्यायिक अधिकारी और मजिस्ट्रेट के अलावा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय तथा महासचिव चुन्नूकांत मौजूद थे। उनका आज गिरिडीह में कार्यक्रम था, वो यहाँ आए थे और जिला अधिवक्ता संघ की ओर से उनका स्वागत किया गया था। हमारी कुछ समस्याएं थी जिस और हमने उनका ध्यान आकृष्ट कराया था, खास करके जो बोर्ड कैंपस यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, तो हमने कहा कि वो इलाका बहुत असुरक्षित इलाका है, उसको वहाँ नहीं ले जाकर के कहीं दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए या यहाँ हमारे पास पर्याप्त स्थान है, यहीं इसको बने रहने दिया जाए। राजधानी रांची के हरमू बाजार में कल रात 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इस झड़प में कुछ लोग घायल हुए हैं, जिसे लेकर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। गुमला जिले के रायडीह थाना क्षेत्र से पुलिस ने किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे 3 हार्डकोर पीएलएफआई उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से पुलिस ने 3 राइफल और 12 गोलियां समेत अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। कुछ पीएलएफआई के उग्रवादी मिलकर घटना को अंजाम देने के लिए एक बैठक कर रहे हैं। उस गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम का गठन हुआ, जिसने 1 तारीख के रात में उस भागलता जंगल से 3 उग्रवादी पीएलएफआई के लोगों को अरेस्ट किया है। बाल विवाह, बाल मजदूरी और बच्चों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए सिमडेगा जिले में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन और स्वयंसेवी संस्था छोटानागपुर कल्याण निकेतन द्वारा जिले के विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों को जागरूक किया जा रहा है। बाल विवाह, बाल मजदूरी और बच्चों की तस्करी के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहे छोटानागपुर कल्याण निकेतन के आयुष्मान तिर्की और शशि कुजूर ने सिमडेगा के ब्रिलियंट्स हाई स्कूल के बच्चों से कहा कि 18 वर्ष से पहले लड़की और 21 वर्ष से पहले लड़के का विवाह गैर कानूनी है। उन्होंने मानव तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम को लेकर भी बच्चों को जागरूक किया। उसमें बाल विवाह आज के समय में और बहुत पुरानी प्रथा है, जिसमें सभी को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, लेकिन ये काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए अभी कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के माध्यम से हम सभी को यहाँ पर भेजा गया है और देखने के लिए कि कहाँ पर हो रहा है, इस पर रोकथाम करने के लिए और जो कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए। पर शपथ ग्रहण करवाए और ये भी बोला गया कि आप अपने घर में, गांव में, समाज में जाकर बताइए अपने फैमिली को इस बारे, और 1098 पर कॉल करने भी बोला गया। छात्रा नेहा कुमारी ने कहा कि इस कार्यक्रम से उन्हें कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। वह अपने स्तर से लोगों को जागरूक करेंगी। की ओर से जानकारी देने आए थे, जो हमें काफी महत्वपूर्ण लगा। बाल विवाह, बाल श्रम और बच्चों की तस्करी झारखंड की बड़ी समस्या रही है।
कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन और छोटानागपुर कल्याण निकेतन के संयुक्त तत्वावधान में चलाए जा रहे इस अभियान से निश्चित रूप से आज के युवाओं में जागरूकता आएगी और इस कुप्रथा पर विराम लग पाएगा। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। ट्राइफेड और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में कल गुमला में अनुसूचित जनजाति और आदिम जनजाति के पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहित करने तथा उनके उत्पाद को बाजार मुहैया कराने के लिए एक दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। इसमें कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों को प्रदर्शित किया। शिमला में आयोजित इस जनजातीय मेले का उद्घाटन उपायुक्त सुशांत गौरव ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इनके उत्पादों को सरकार की योजना से जोड़कर बाजार उपलब्ध कराना ही इस मेले का मुख्य उद्देश्य है। आदिम जनजाति कहें या आदिवासी कला कहें, उसके विभिन्न एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए आज ये मेला लगाया गया है। ट्राइफेड के क्षेत्रीय निदेशक शैलेंद्र कुमार राजू ने कहा कि मेला में जो सामान कलाकार लेकर आए हैं उसकी हम खरीदारी करेंगे ताकि उन्हें उचित दाम मिल सके। इस मेला का मुख्य उद्देश्य जो है ट्राइबल शिल्पकार को मार्केट उपलब्ध कराना। ट्राइफेड निल्ली के जनरल मैनेजर कर्नल मेहरा ने कहा कि जनजातीय कलाकृतियों का मूल्यांकन कर उसे और बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। हम यही चाहते हैं कि इस ट्राइफेड के तहत अगर कहीं हम लोग का सामान जो बिक जाता है तो बहुत अच्छा। जनजातीय क्षेत्रों में अभी भी परंपरागत कारीगर और कलाकार हैं जो सहयोग नहीं मिलने के कारण अपनी पारंपरिक कला से अलग होते जा रहे हैं। यदि इन कारीगरों को उचित प्रशिक्षण और उनके उत्पादों को उचित बाजार मिले तो निश्चित रूप से इसे संरक्षित किया जा सकता है। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा। 4 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावणी मेला के दौरान बाबा नगरी देवघर में 15 नो एंट्री जोन घोषित किए गए हैं। नो एंट्री जोन में ऑटो और ई रिक्शा को भी चलने नहीं दिया जाएगा। नो एंट्री जोन में जिला प्रशासन द्वारा निर्गत पास वाले वाहन ही चल सकेंगे। वहीं बिना पास वाली गाड़ियों में इमरजेंसी सेवा वाले वाहन जैसे अग्निशमन, तेल टैंकर, पानी टैंकर, एम्बुलेंस और पीसीआर के चलने की अनुमति रहेगी। साथ ही चिन्हित स्थलों के अलावा अन्यत्र पार्किंग करने पर गाड़ियों से फाइन वसूला जाएगा। देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके मद्देनजर शहर में 15 नो एंट्री जोन चिन्हित किए गए हैं। मलेमास में भी चाल पड़ रही है तो उसको भी हम लोग वही उम्मीद कर रहे हैं। जैसे जो सावन मेला में जितना श्रद्धालु आते हैं उस समय में भी हम लोग व्यवस्था जो है यहाँ देवघर में उसी तरह की। वार्षिक अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। यात्रियों के तीसरे जत्थे को जम्मू, बालटाल और नूनवन बेस कैंप के लिए रवाना किया गया। और नूनवन बेस कैंप के लिए 4,903 यात्रियों का तीसरा जत्था भेजा गया। इन यात्रियों को 235 वाहनों में रवाना किया गया। श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। अगले 2 महीने तक चलने वाली इस यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए जम्मू कश्मीर के नागरिक और सुरक्षा प्रतिष्ठानों ने व्यापक प्रबंध किए हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। केंद्रीय श्रम, रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचने पर स्वागत किया गया। मौके पर प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह तथा प्रदेश महामंत्री एवं सांसद आदित्य साहू ने उनका अंगवस्त्र एवं पुस्तक देकर स्वागत किया। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली आरईसी लिमिटेड ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत रांची में बिजली उत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम में रांची के सांसद संजय सेठ, डीजीएम डीकेसी, डीजीएम मंतोष मणि सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी ने नामको में स्थित एनएचएम कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। वे पूर्व में विशेष सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पदस्थापित थे। रांची जिले के सदर थाना क्षेत्र से पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर 18 लाख रुपए की ठगी मामले में सुनील तिर्की और विंसी तिर्की को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में अंजनी सुजाता बाड़ा, प्रीति रश्मि मिंजा और नमिता डांग ने सदर थाने में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था।
रांची जिले के सदर थाना क्षेत्र से पुलिस ने घर में घुसकर मोबाइल और 30,000 नकद चोरी करने के मामले में अभिजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में प्रमोद कुमार ने थाने में अज्ञात चोर के खिलाफ FIR दर्ज कराया था। इसके पास से चोरी का मोबाइल बरामद किया गया है। गुमला जिले में ट्राइफेड और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में ट्राइबल आर्टिजन एम्पैनलमेंट मेला आयोजित किया गया। इस एक दिवसीय मेले का उद्घाटन उपायुक्त सुशांत गौरव ने आदिवासी महिला कारीगरों के साथ संयुक्त रूप से किया। मेले में गुमला जिले के दूरस्थ इलाकों से पहुंचे जनजातीय कारीगरों की कलाकृतियों की अधिकारियों ने प्रशंसा की। धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी प्रखंड अंतर्गत रामपुर पंचायत के डोरवाडी गांव में करंट की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने खलारी प्रखंड के मैकलुस्कीगंज में पर्यटन के विकास के लिए टूरिज्म पैलेस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने ड्रीम डेस्टिनेशन डेगाडेगी नदी, नकटा पहाड़ और सर्वधर्म स्थल दुल्ली का निरीक्षण किया। रांची जिले के पिठोरिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सुभाष उरांव, हितेश टोप्पो और संतोष टोप्पो शामिल हैं, जबकि एक आरोपी फरार है। दुमका जिले के डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज हंसडीहा में विद्युत कार्य के दौरान प्राइवेट इलेक्ट्रीशियन सुमंत महतो की करंट लगने से मौत हो गई। सुमंत बोकारो जिला के कसमार थाना क्षेत्र के खुदीबेरा गांव निवासी था। खूंटी के स्थित रामेश्वर धाम में 4 जुलाई से लगने वाले श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में बाबा आमरेश्वर धाम प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने पदाधिकारियों को श्रावणी मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए 24 घंटे सक्रिय रहने का निर्देश दिया। ट्विटर के नए CEO एलन मस्क ने अब ट्विटर पर ट्वीट पढ़ने की लिमिट तय कर दी है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। नई पॉलिसी के मुताबिक ट्विटर ब्लू को सब्सक्राइब करने वाले अकाउंट यानी कि ट्विटर पर ब्लू टिक वेरीफाइड अकाउंट्स हर रोज 10,000 पोस्ट पढ़ सकेंगे। इसके अलावा एक दिन में अनवेरीफाइड अकाउंट सिर्फ 1,000 पोस्ट ही पढ़ सकेंगे। साथ ही वो नए ट्विटर अकाउंट्स जो कि वेरीफाइड नहीं है वो एक दिन में सिर्फ 500 ट्वीट ही देख सकेंगे। लिमिट लगाने के साथ ही मस्क ने एक मजेदार ट्वीट शेयर भी किया है। उन्होंने अपने ही नाम के पैरोडी अकाउंट को शेयर कर कहा कि लोग ट्वीट पढ़ने के आदी हो गए हैं, उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए वे दुनिया के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। भारत में होने वाले विश्व कप 2023 से वेस्टइंडीज बाहर हो गया है। वेस्टइंडीज को स्कॉटलैंड ने 7 विकेट से हरा दिया। इस हार के साथ ही वेस्टइंडीज की टीम भारत में होने वाले इसी साल वनडे विश्व कप से बाहर हो गई है। 2 बार की विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज 48 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब वो विश्व कप के लिए मैदान पर नहीं उतरेगी। भारत सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। बेंगलुरु में कल शाम खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने लेबनान को 4-2 से हरा दिया। आउट में 4-2 से हरा दिया। फाइनल में टीम इंडिया की टक्कर अब कुवैत से होगी। सेमीफाइनल में भारत और लेबनान के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। निर्धारित समय तक दोनों टीमें एक भी गोल नहीं कर पाई। इसके बाद 15 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम में भी कोई गोल नहीं हो सका। इस कारण मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में पहुंचा, जहां भारतीय टीम ने मारी बाजी। राज्य में 4 दिनों तक बारिश होने के बाद अब मानसून थोड़ा कमजोर पड़ गया है। रांची स्थित मौसम विभाग के अनुसार अगले 36 घंटे तक एक बार फिर उमस भरी गर्मी परेशान करेगी। उसके बाद बारिश के आसार हैं। विभाग के अनुसार झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ने देश के लाखों गरीब परिवारों को न सिर्फ अपने आशियाने के सपने को साकार किया है, बल्कि समाज में उन्हें मान सम्मान से जीने का अवसर भी दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। एक दौर था जब रांची की भूतकी देवी के परिवार को पक्का घर नहीं होने से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। खासकर बारिश के दिनों में कच्ची मिट्टी का घर उन्हें बड़ी तकलीफ देता था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनके अपने पक्के के घर का सपना पूरा कर दिया और अब पूरा परिवार सुख चैन का जीवन बसर कर रहा है। बहुत चुअत रहे तो अब सरकार दिले तो बहुत तनी राहत मिलक रहे कर सुविधा मने। भूतकी के बेटा प्रदीप का कहना है कि पहले हर साल बारिश से पहले खपरेल छप्पर की मरम्मत में अच्छा खासा खर्च हो जाता था, लेकिन अब ऐसे खर्चों की बचत होने लगी है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है।
हम लोग का मिट्टी का घर था, तो बारिश का वजह से बहुत पानी रूम के अंदर घुस जाता था, तो हम लोग बहुत परेशानी में गुजारा करते थे। अब जब से प्रधानमंत्री आवास हम लोग को मिला, उस समय से हम लोग पक्के मकान में आ गए हैं और अभी हम लोग का आर्थिक स्थिति अभी थोड़ा सा ठीक ठाक चल रहा है, सही लेवल पे आ गए हैं। पक्का घर मिला तो भुतकी की बहू रीतू के सपनों को जैसे पंख मिल गए। अपने हुनर के जरिए इस नए घर को सजा संवार कर उसने काफी सुंदर और आकर्षक स्वरूप दे दिया है। देखिए, पहले तो हम लोग का कच्चा मकान था, जिसके वजह से हम लोग घर को अच्छी तरह से डेकोरेट करके नहीं रख पाते थे। जगह पे सामान वगैरह भी अच्छे से नहीं रह पाता था। और जब से हम लोग को ये मकान मिला है, जब से हम लोग ये नया घर बनाए हैं, तब से हर जगह सामान अच्छी तरह से हम लोग रख पाते हैं और घर भी डेकोरेट करने में अच्छा लगता है। सब जगह सामान जहाँ रखना चाहिए वहीं पे रहता भी है और देखने में भी अच्छा लगता है। भुतकी की तरह ही मोहल्ले की सुंदरमणि का सपना भी प्रधानमंत्री आवास योजना ने पूरा कर दिया है। सुंदरमणि भी दिल से केंद्र सरकार का आभार जताती हैं। पहले यही खपड़ा का मकान था, उसमें काफी दिक्कत होता था। बरसात में पानी गिरता था, अच्छा से सो नहीं पाते थे। प्रधानमंत्री आवास योजना ने लाखों परिवारों की दम तोड़ रही हसरतों को मुकाम दे दिया। इन्हें अपना ये छोटा सा घर भी किसी महल से कम नहीं लगता। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार। योगदा सत्संग विद्यालय के नवनिर्मित परिसर और सभागार का केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया लोकार्पण। कहा, संपूर्ण शिक्षा की दिशा में विद्यालय द्वारा किया जा रहा है अनुकरणीय कार्य। जून महीने में GST संग्रह 12% बढ़कर 1.61 लाख करोड़ से अधिक पहुंचा। 2017 में लागू होने के बाद चौथी बार रिकॉर्ड संग्रह। नक्सलियों के खिलाफ गुमला पुलिस को बड़ी सफलता। राजगीर में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे PLFI के 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। और राज्य में 4 दिन बाद मानसून पड़ा पूरा कमजोर। अगले 36 घंटे तक एक बार फिर उमस भरी गर्मी करेगी परेशान, उसके बाद बारिश के आसार।